नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की थर्ड बुक। उसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उसका एक वीडियो हमने पढ़ लिया था जिसमें बंगाल में जमींदारी सिस्टम की पूरी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं की हमने चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है कुदाल और हल। वैसे ये थर्ड बुक जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 उसका फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ओवरऑल हम 12th की हिस्ट्री की बात करें तो उसका ये 10वां चैप्टर है। कक्षा 12 का इतिहास 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। किताबों के नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो ये भाग 3 का फर्स्ट चैप्टर है, 12th की हिस्ट्री का 10वां चैप्टर है। कुदाल और हल, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक के बारे में हम काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। कैसे पहाड़ियों और संथालों के बीच में विवाद हुए, कैसे पहाड़िया लोग पीछे खिसकते गए, संथालों ने जो जंगल साफ कर करके जमीन के ऊपर खेती करनी शुरू की, कैसे अंग्रेजों को राजस्व बढ़ता गया, उनका लालच भी बढ़ता गया, कैसे फिर संथालों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, उस विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, कैसे उस विद्रोह को दबाया गया, उस विद्रोह के नेता वगैरह कौन थे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे पहले से वीडियो देखते रहे हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक लाइन का मतलब समझाने का प्रयास करता हूं और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं। कुदाल और हल, ये टॉपिक कुदाल और हल इसलिए लिखा गया है कि पहाड़िया लोग कुदाल का इस्तेमाल करते थे, वहीं संथाल हल का इस्तेमाल करते थे। किससे संबंधित है अभी आप पूरे विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। ये लाइन क्यों लिखी गई है? यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर वैसी भूमि थी जहां पर आराम से मैदानी इलाके थे, बारिश भी होती थी, जहां खेती भी अच्छी प्रकार से होती थी, वहां से भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से अंग्रेज लगान वगैरह वसूल करने लग गए थे। अब ऐसे भी इलाके हैं, यहां देखिए ये जो बात करेंगे हम, ये खासतौर से झारखंड के इलाके की, कुछ बिहार के इलाके की, थोड़ा बंगाल का इलाका है, लेकिन उस समय यदि आप देखेंगे तो ये झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सारा बंगाल का इलाका है, पूरा ये बंगाल है। तो ये उस जमाने की यदि हम बात करें तो बंगाल की बात हो रही है। अब की बात करेंगे तो मूल रूप से यहां पर झारखंड के आसपास की बात हो रही है। तो झूम कृषि का क्षेत्र यानी जमीन के ऊपर जंगल फैला हुआ है, वनस्पतियां हैं, उनको जलाकर उस पर खेती की जाती है और कुछ वर्ष खेती करने के बाद में वो जमीन परती छोड़ दी जाती है, यानी उस पर खेती नहीं करते, उस पर फिर वनस्पतियां उग जाती हैं, वो दूसरी जमीन पर खेती करते हैं और कुछ वर्षों बाद दोबारा उस जमीन का उपजाऊपन सुरक्षित हो जाता है, वो जमीन ज्यादा उपजाऊ फिर से हो जाती है और फिर उस पर जमीन पर वनस्पतियां और जो पेड़ पौधे हैं वो काटकर फिर खेती की जाती है। एक प्रकार की ये स्थानांतरित कृषि है। तो ये झूम कृषि का क्षेत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, राजमहल की पहाड़ियां आजकल के हिसाब से हम बात करें तो झारखंड में हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने, हमने फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के बारे में चर्चा की थी और अभी फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन की और भी चर्चा आ जाएगी। पहले हम इसको देख ही लेते हैं, बार बार बुकानन की चर्चा आएगी, पिछले वीडियो में भी आई थी और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये कौन है, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। हैमिल्टन इनके नाम के आगे क्यों लगा कि इनकी माँ की मृत्यु के बाद में इनको अपनी माँ की जो पैतृक संपत्ति थी वो मिल गई, तो उन्होंने अपनी माँ का जो पैतृक नाम था उनके परिवार का, वो अपने नाम के आगे जोड़ दिया हैमिल्टन। तो फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता या कोलकाता है आजकल इसका नाम, कि अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। तो इसकी स्थापना किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन ने। वह थोड़े से समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बुकानन के भारत में महत्वपूर्ण कामों में एक था मैसूर की भूमि का सर्वेक्षण और एक बंगाल की भूमि का सर्वेक्षण, सर्वे किया उसने। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वह उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने अपने वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया। हैमिल्टन नहीं है, ये हैमिल्टन है, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन कहा जाता है। बार बार इनका जिक्र आएगा, पिछली वीडियो में भी आया था, तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है।
तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। 19वीं शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समय, 1801 से लेकर 1900 तक का। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद्य लगती थी, यानी जिनको भेदा नहीं जा सकता, इतनी दुर्गम पहाड़ियां थी ये। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया, यानी वो उसको एक मित्रवत दृष्टि से नहीं देखते थे, एक शत्रु के रूप में देखते थे। क्यों देखते थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे। उन्हें डर था कि वो उनकी जमीन कहीं छीन न लें और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। जब अंग्रेज अधिकारी आते थे तो वो भाग जाते थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उसकी जो पत्रिका है या उसकी जो डायरी है, एक जर्नल उसने प्रकाशित किया इस एरिया को लेकर, उसमें उसने ये विवरण दर्ज किया है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहां जहां उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती है। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यानी उसका तो कुछ वर्षों के बारे में जानकारी है, उससे पहले का इतिहास है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में बुकानन की जो डायरी है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए दूसरे स्रोतों की पड़ताल करनी पड़ती है। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। जो जंगल को जलाने से, लकड़ियों को जलाने से जो राख बनती थी वो काफी उपजाऊ होती थी, उससे जमीन ज्यादा उपजाऊ बन जाती थी। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। यहां देखिए, ये जो पहाड़िया लोग हैं वो कुदाल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो संथाल अभी इस भूमि पर आएंगे वो हल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए पड़ती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। यदि आप पड़ती भूमि पूछेंगे या पड़ती देसी भाषा में बोलते हैं तो आपके पूर्वज, आपको आपके दादा दादी हैं वो जरूर बता देंगे। ऐसी भूमि अभी भी छोड़ते हैं कि एक बार खाली छोड़ देते हैं जमीन एक सीजन के लिए या एक वर्ष के लिए, ताकि उस भूमि की उपजाऊ क्षमता वापस से स्टोर हो सके, यानी अगली फसल के लिए वो ज्यादा उपजाऊ रह सके। तो उस भूमि को पड़ती छोड़ देना, यानी उस पर बिजाई नहीं की जाती, एक बार उसको छोड़ दिया जाता है। उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। महुआ का जो पेड़ होता है और बिहार के आसपास के इलाकों में, झारखंड में खूब खाया जाता है। ये महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। बेचने के लिए रेशम का कोया क्या होता है? यदि आप रेशम के कीट से रेशम बनने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानते हैं तो आप जानते होंगे कि रेशम का कोया क्या होता है। जैसे यहां पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक तितली जैसी आकृति का ये है, इससे अंडे पैदा होते हैं, इन अंडों से कीड़े बनते हैं, उन कीड़ों को शहतूत के वृक्ष के पत्तों पर छोड़ दिया जाता है। या फिर आजकल तो ऐसा भी चलता है कि शहतूत के पत्तों को तोड़ तोड़कर और अनेक टोकरियों में या ऐसे बर्तनों में डाला जाता है जहां पर कीड़े छोड़े हुए होते हैं, तो उन कीड़ों को उन पत्तियों के पास छोड़ दिया जाता है। तो वो कीड़े उन पत्तियों को खाते हैं और उनका आकार बड़ा हो जाता है और वो अपने उस जीवन काल में खूब छक्कर उन पत्तों को खाते हैं। उसके बाद में उनका आराम करने का टाइम होता है, फिर उनको दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाता है। उन स्थानों पर वो अपने मुंह से एक प्रकार की लार सी निकालते हैं और उससे वो जाला सा बनता है उसके बाहर, और आप चित्रों के माध्यम से भी देखते जाइए। और वो जाला जो है वो बनते बनते बाहर एक खोल सा बन जाता है, उसी से रेशम के धागे बनते हैं। और यदि उस खोल को कुछ दिन और छोड़ दिया जाए तो उसमें से वो तितली जैसा स्वरूप उसका निकल जाता है, यानी जो कीड़ा है वो एक प्रकार की तितली जैसा, या आपने बारिश के मौसम में ऐसे कीट देखे होंगे, इस प्रकार का निकल जाता है। तो और उससे फिर अंडे बनते हैं, फिर वो कीड़े, और उससे फिर वो रेशम बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन ये जो खोल होते हैं इनको ही बोलते हैं रेशम का कोया, या इसको कनून बोलते हैं, या नहीं ककून बोलते हैं, कनून नहीं, COCOON, ककून बोलते हैं इसको।
सिल्क ककून, सिल्क का मतलब रेशम, तो ये सिल्क ककून है ये। और इस सिल्क ककून को, इसके अंदर वो जो कीड़ा है उसके साथ ही इसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है इनको, और गर्म पानी में डालने से वो कीड़े वगैरह मर जाता है। उसका अंदर का जो कीड़ा, यानी कीड़ा है, उसके बाहर वो खोल बना लेता है। चित्रों के माध्यम से आप समझ भी गए होंगे। और इस ये जो बाहर जो इन्होंने गुच्छा सा बना हुआ है, गेंद सी एक बन जाती है, इससे धागा निकलता है। और एक ककून से माना जाता है कि लगभग 500 मीटर से 1000 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर लंबा धागा बन जाता है। बहुत ही पतला पतला बारीक धागा भी बनता है, मोटा धागा भी बनता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और राल, राल देखिए आपने अंग्रेजी में नाम सुना होगा रेजिन, RESIN, रेजिन। ये एक प्रकार का गोंद जैसे द्रव्य होता है, हाइड्रोकार्बन द्रव्य, और ये वृक्षों की छाल से और उनकी लकड़ी से निकलता है। और आपने ऐसे चित्र देखे होंगे जो मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूं। ऐसे पेड़ की थोड़ी सी उसका जो तना है उसको काटकर उसके पास कोई बर्तन वगैरह लगाया जाता है और उसका जो द्रव्य पदार्थ निकलता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो राल इकट्ठी करते थे। काठ कोयला, यानी लकड़ी को जलाकर जो कोयला बनता है वो काठ कोयला। और एक होता है पत्थर का कोयला, कोक। पत्थर का कोयला जो होता है वो लाखों सालों में उससे के नीचे जो जिस प्रकार से कोई वन वगैरह वो नीचे दब गए और लाखों वर्षों में तापमान से और दबाव के कारण उनसे जो कोयला बनता है उसको हम पत्थर का कोयला बोलते हैं या सिर्फ कोयला बोलते हैं। और ये जो लकड़ी जलाने से हम जो कोयला प्राप्त कर रहे हैं ये काठ कोयला है। बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग आते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी, यानी पशुओं के चरने के लिए स्थान बन जाते थे वो। ये चित्र दिया गया है, देखिए झोपड़ियां वगैरह दिखाई दे रही हैं, कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र खींचा नहीं गया है, बनाया गया है पेंटर के द्वारा। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में विलियम होजेज के द्वारा चित्रित किया गया था। अंग्रेजी पेंटर है ये। विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। भागलपुर अभी तो बिहार में है और अभी मैंने पीछे बताया कि बिहार का इलाका है वो पहले बंगाल में आता था उस समय। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था। महाल मतलब जो खेती की जो भूमि है उसको महाल बोलते हैं। जंगल की जो महाल है, जंगल में जो खेती योग्य भूमि बनाई गई है। वहां होजेज ने कई एक्वाटिंट तैयार किए थे। एक्वाटिंट क्या है नीचे दिया गया है, आपको बता ही देता हूं। एक्वाटिंट ताम्र पट्टोत्कीर्णन यानी तांबे की पट्टी के ऊपर उत्कीर्ण किया जाता है, खुदाई करके लिखा जाता है। एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। और ताम्र अभिलेख भी हमने देखे हैं जहां पर खुदाई करके अक्षर लिखे जाते थे। यहां तांबे के ऊपर, तांबे की पट्टी के ऊपर अम्ल का प्रयोग करके चित्र बनाए जाते हैं। तो वहां होजेज ने कई एक्वाटिंट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर और रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। चित्रोपम दृश्य का मतलब पिक्चरेस्क टाइप, या इंग्लिश में है पिक्चरेस्क नाम इसका। चित्रोपम दृश्य मतलब मनोहर दृश्य है, प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं या बहुत ही सुरम्य प्रकार के दृश्य हैं। उनका खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित था। वैसे तो देखिए स्वच्छंदतावाद की विचारधारा काफी विस्तार से बताने पर ही समझ में आती है। अंग्रेजी में इसको रोमांटिसिज्म बोलते हैं, रोमांटिसिज्म बोलते हैं। और इसकी विचारधारा के बारे में थोड़ी जानकारी भी दे रखी है। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती है और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती है। रोमानी कलाकार यानी जो स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म प्रकार की जो विचारधारा के समर्थक हैं उनको रोमानी कलाकार कहेंगे। यह महसूस करते थे कि प्रकृति से संलाप संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे एवं छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति से संलाप मतलब प्रकृति से प्रेमपूर्ण बातचीत करे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए जो बात यहाँ पर दी गई है, स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित लोग किस प्रकार की विचारधारा में यकीन करते थे वो यहाँ पर थोड़ा दिया गया है। प्रकृति के इन रहस्यों की खोज में ही होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था कि प्रकृति के सुरम्य दृश्यों की खोज करें, जैसा कि हमने इस विचारधारा में एक बिंदु देखा था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, यानी ऐसे भूखंड मैदानी इलाके उसको नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेज को चित्रकारी से मनमोहक और रमणीय दिखाई देते। यानी जिस जमीन को वो जो
अंग्रेज अधिकारी हैं उनको नीरस लगते थे या जो उनको भयंकर और उजाड़ यहाँ पर जमीन लगती थी कि ये जमीन कोई काम की नहीं है, वो दृश्य होजेज को, क्योंकि उसका एक जो दिमाग है वो चित्रकार का दिमाग था, तो उसको वो जो जमीन है वो इलाका है वो बहुत सुंदर लगा और इसलिए उसने उनके चित्र बनाए। यहाँ पर एक्वाटिंट के बारे में हमने देख ही लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। शिकारियों, झूम खेती करने वालों और खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोंपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश की अपनी निजी भूमि मानते थे, पूरे प्रदेश को वो अपनी निजी भूमि मानते थे कि ये हमारा खुद की जमीन है और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी राजनीति का नेतृत्व करते थे। अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे वो मुखिया। यहाँ विलियम होजेज का एक और चित्र दिया गया, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले कंटिन्यू चलते हैं। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेतीबाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे, जब उनके पास खाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते थे अकाल के दौरान। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी, एक प्रकार का कर देकर। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथ कर दिया करते थे, यानी उस रास्ते से गुजरने का, उस रास्ते से होकर व्यापार करने के लिए टैक्स दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। यानी जो खेती जिससे अंग्रेजों को टैक्स मिलता था, वो जमीन जहां पर परंपरागत रूप से लगातार खेती होती रहती थी, मैदानी इलाके थे खासतौर से, लेकिन ये जो ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं जहां पर झूम खेती की जाती थी, तो उसकी ओर उन्होंने उस क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी उस भूमि को भी उन्होंने ये सोचा कि यहां भी ऐसे लोग खेती करें जो उनको राजस्व दें, जो उनको टैक्स दे सकें। तो जंगलों का ज्यादा से ज्यादा सफाया करें, ज्यादा कृषि योग्य भूमि होगी, ज्यादा लोग खेती करेंगे तो हमें ज्यादा टैक्स प्राप्त होगा। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। और ये संबंधित है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1793 का जो स्थायी बंदोबस्त था, ये यदि आपने पिछला चैप्टर देखा है तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे। जो जनजातियां जंगलों में निवास करती थी उनके लिए उनके ऐसे विचार थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा, क्योंकि खेती करेंगे तो हमें टैक्स वो देंगे। ज्यों ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया, यानी जंगल कम होते गए, जानवरों को चराने के लिए जमीन कम पड़ती गई। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया, जो स्थायी रूप से खेती करने में लगे उन जमीनों पर, और जो जंगलों में निवास करके झूम खेती करते थे या शिकार करके या फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, जो जनजातीय लोग थे, उनमें आपस में झगड़े होने लग गए। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे और ग्राम वासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली। निर्मूल मतलब उनका समूल नाश करें, यहां से उनको एक्सटर्मिनेट कर दें, बिल्कुल ही मतलब वहां से हटा दें, उनका नामो निशान मिटा दें, ऐसी कोशिशें की गई।
और उनका शिकार और संहार करने लगे, यानी उनको मारा जाने लगा। तदुपरांत यानी उसके पश्चात 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया, यानी एक वार्षिक राशि कि इतना रुपए तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम शांति से रहो और आराम से दूसरे लोगों को भी काम करने दो। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे, यानी जनजातीय लोगों ने, जिन मुखियाओं ने भत्ता लेना अंग्रेजों से स्वीकार कर लिया, पैसे लेने, उनको हटा दिया, यानी उनके खिलाफ विद्रोह करके उनको मुखिया के पदों से ही हटा दिया। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा कि उन्होंने तो अंग्रेजों से पैसे लेकर उनके ये कर्मचारी बन गए हैं। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। यानी जैसे जैसे उनके इलाकों में अतिक्रमण बढ़ता गया स्थायी खेती करने के लिए, वैसे वैसे वो पहाड़ियों में और जो गहन स्थान थे अंदर के स्थान से वहां पर जाने लगे ताकि वो सुरक्षित भी हों और उनको लड़ाई करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिले। इसलिए जब 1810-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। अब इससे पहले ये बातें हो गई हैं तो बुकानन को वो संदेह की दृष्टि से ही देखेंगे क्योंकि वो एक यूरोपीय हैं, एक ब्रिटिशर्स हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में चैप्टर में शुरुआत किया था कि बुकानन को वो संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें लगने लगा कि उनके जो जंगल और जमीन है उन पर ये कब्जा करने वाले हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः उन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल एक जनजाति है और उस जनजातीय लोगों से पहाड़िया लोगों को खतरा क्यों होने लगा उसके बारे में आगे का पूरा विवरण है और फिर संथाल विद्रोह आएगा। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे जो पहाड़िया लोगों का इलाका था। चूंकि संथाल बाशिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। जो पहाड़िया लोग थे उनको राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर और पीछे खिसकना पड़ा क्योंकि जो नीचे की पहाड़ियां थी उन पर संथाल लोग खेती करने लग गए थे। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बाशिंदों, जो नए वहां पर बसने वाले लोग हैं संथाल, उनकी शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कुदाल और हल। पहाड़िया लोग हैं वो कुदाल का प्रयोग करते थे जबकि जो संथाल हैं वो हल का प्रयोग करते हुए ज़्यादा बड़े इलाके पर खेती करने लगे और पहाड़िया लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करने लगे। अब इससे पहले एक चित्र वगैरह आया था, उसमें कुछ बात जरूरी ना हो वो देख लेते हैं। विलियम होजेस द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य है। यदि आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियां और ऊंची चोटियां भी देख सकते हैं, बड़ी चोटियां भी दे रखी हैं, नीची पहाड़ियां भी दे रखी हैं जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दुरूह पहाड़ियां दिखलाकर होजेस उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। यानी ये दुरूह है, यानी उन पहाड़ियों पर अनजान लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को जीतना या उन पहाड़ियों पर जाकर किसी प्रकार की खेती करना वो बहुत मुश्किल है। तो वो ऐसा दिखाने का प्रयास इस चित्र के माध्यम से कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए सब्सक्राइब तो वही करेगा जिसको जरूरत है, जरूरत नहीं है तो वो सब्सक्राइब क्यों करेगा, तो वो मैं इसलिए कम कहता हूं सब्सक्राइब करने के लिए। बाकी आप लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट में पूछ लिया कीजिए कुछ, ये अच्छा लगा है तो कुछ 2 शब्द लिख दिया कीजिए। संथाल अगुआ बाशिंदे, यहाँ पर एक बाईं तरफ ये जो चित्र दिया गया है उसके बारे में विवरण है। देखिए यहाँ पर पेड़ वगैरह दिए गए हैं और कुछ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कुछ झोंपड़ियाँ दिख रही हैं। ये किससे संबंधित है चित्र हम देख लेते हैं। संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। लंदन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वाल्टर
शेरविल, वाल्टर शेरविल है वैसे तो ये, देखिए अंग्रेजी में इनका नाम ऐसे आता है, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही है, वाल्टर शेरविल, यहाँ पर बिल लिख रखा है, वाल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था। ये एक पेंटर भी थे और ये मिलिट्री में भी थे, एक ड्राफ्ट्समैन भी थे, यानी एक नक्शा नवीस थे, नक्शा वगैरह बनाने का भी काम करते थे, चित्र भी बनाते थे। और यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है, यानी शांति है यहाँ पर, बहुत ही देखने में सुंदर प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता, यानी किसी प्रकार की कोई नई प्रकार की सड़कें, फैक्ट्रियां वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखता, एक प्योर गांव दिखाई दे रहा है ये। अब वापस हम आते हैं संथालों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, राजमहल की पहाड़ियों में एक पहाड़ है गंजूरिया पहाड़, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। शानदार हो गया, दर लिख रखा है। मैं सोचता हूं कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे, जो संथाल हैं वो इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया और जंगलों का सफाया किया और फिर वहां पर बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे, क्योंकि जमींदारों को जमीन बढ़ानी थी, खेती योग्य जमीन, ताकि उनको ज्यादा टैक्स मिले। ये 1793 के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, पिछले वीडियो से संबंधित है ये बातें। और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। वो कृषि योग्य भूमि जो जंगल के अंदर हो सकती है, जंगल के अंदर है जंगल महाल, वहां बसने का निमंत्रण दिया कि यहां बसिए, यहां खेती कीजिए। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया, कि उनको लगा कि पहाड़िया लोग तो स्थायी खेती कर नहीं रहे हैं और न हमें टैक्स देंगे, और ये काफी आक्रामक भी हैं। तो उन्होंने संथालों को प्रोत्साहन देना शुरू किया कि ये पहाड़ियों को पीछे हटाते जाएंगे, खेती करते जाएंगे, और ज्यादा खेती करेंगे तो हमें ये टैक्स आगे बढ़ता जाएगा। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, यानी हल के माध्यम से वो खेती नहीं करना चाहते थे, और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे, ज्यादा से ज्यादा इलाके में खेती करने का प्रयास करते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिन ए कोह भी लिखा हुआ है, यानी पहाड़ का दामन, उस इलाके का नाम लिख दिया दामिन ए कोह, पहाड़ का दामन के रूप में सीमांकित कर दिया गया, उस इलाके को चिन्हित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया कि इतना बड़ा एरिया संथालों का है, और उस भूमि को नाम दिया गया दामिन ए कोह। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। संथालों को यह कहा गया कि तुम्हें इतना बड़ा इलाका दिया जा रहा है, लेकिन जितनी जमीन तुम्हें दी जा रही है उसका कम से कम 10% हिस्सा तुम्हें खेती योग्य बनाना है अगले 10 सालों के अंदर अंदर। 10 साल के भीतर भीतर जितनी जमीन है उसका 10% आपको खेती करना है, उसके 10% को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती शुरू करनी है। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई, इसकी बाउंड्री निर्धारित कर दी गई, और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। यानी जो मैदानी इलाके में स्थायी खेती करने वाले लोग हैं और जो पहाड़िया लोग हैं उनसे अलग कर दिया गया, संथालों का अलग भूमि बना दी गई। दामिन कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी, यानी वो स्थायी रूप से वहां निवास करने लगे। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई।
इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व वृद्धि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिनी कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। ये उनके जो लोकगीत हैं उनमें इस प्रकार की बातें वो गाया करते थे। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया था, पर अंततोगत्वा वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए, क्योंकि संथालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती से नई नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। यानी झूम खेती निर्भर करती है कि किसी इलाके में जंगल में आग लगाएं, उस राख से वो जमीन उपजाऊ भी होती है और पहले से भी उपजाऊ बनी रहती है, क्योंकि कई सालों से उस पर खेती नहीं होती। फिर उस पर खेती करते हैं कुछ वर्षों के लिए, फिर उस जमीन को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जमीन पर जाते हैं, वहां जंगल साफ करते हैं, फिर खेती करते हैं। तो ऐसे वो जमीनें बदलते रहते हैं। इससे वो पहले वाली जमीन है वहां पर फिर वनस्पतियां उग जाती हैं, फिर उसको साफ करके तब तक वो फिर से उपजाऊ हो जाती हैं। तो उसके लिए उन्हें ज्यादा जमीन चाहिए, लेकिन उनकी जमीन है वो कम होती जा रही थी। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन गई। दामिनी कोह जो संथालों को भूमि दी गई, जो उपजाऊ जमीनें हैं वो वहां पर चली गई और उपजाऊ जमीनों की संख्या पहाड़िया लोगों के लिए बहुत ही कम हो गई। उपजाऊ जमीन की जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम हो गया उनके लिए। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। अब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जंगल कम हो गए तो जानवरों की संख्या कम होती गई। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपने पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। यानी संथाल लोगों ने अपना जो घुमंतु जीवन है वो छोड़ दिया और एक स्थान पर निवास करके उनको जो दामिनी कोह नामक जमीन आवंटित की गई थी वहां पर खेती करने लग गए और व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन वगैरह करने लगे। यानी वो समाज के हिस्से हो गए एक तरीके से, या हम कह सकते हैं जो सामान्य तौर तरीकों से जीवन लोग स्थायी जीवन व्यतीत करते थे वैसा जीवन वो व्यतीत करने लग गए। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही ये समझ लिया कि उन्होंने उस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। यानी संथालों जिन्होंने पहाड़ियों से जमीन ली थी, वैसे तो अंग्रेजों ने आवंटित की थी, लेकिन पहाड़िया लोगों के पीछे जाने के कारण उनको जब वो जमीन मिली थी। संथालों को भी धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये जमीन हमारी नहीं है, इस जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर राज्य सरकार भारी कर लगा रही थी। यानी अंग्रेज थे उस समय। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। जो साहूकार थे, महाजन थे, उनको दीकू कहते थे। संथाल लोग उनके लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे दीकू, इंपॉर्टेंट है ये। और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। यानी धीरे धीरे उस भूमि पर जमींदार लोग अपना दावा करने लग गए, समय पर टैक्स न चुकाने पाने के कारण, और स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से वो जमीनें जमींदारों को भी दे दी गई थी। तो अब संथाल लोगों को धीरे धीरे ये लगने लगा कि हमें विद्रोह करना पड़ेगा। 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासक हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के खिलाफ, आगे आएगा ये काफी आगे, बीच में चित्र अलग है, कि विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। और वो विद्रोह क्या है उसके बारे में मैं आपको, इसमें बहुत कम दिया गया है विद्रोह के बारे में, और वो जो चित्र वगैरह है वो भी हम आगे अभी पीछे देखेंगे। लेकिन मैं इस विद्रोह के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं कि ये विद्रोह कैसे हुआ, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, इसके बारे में। संथालों का जब विद्रोह है उसे संथाल विद्रोह या संथाल लय है, ये हूल भी कहा जाता है, संथाल हूल कहा जाता है। और ये आदिवासियों के विद्रोह में सबसे जबरदस्त माना गया है कि सबसे भीषण विद्रोह इन्होंने किया। तो संथालों ने एकता के प्रतीक, उनमें एकता का प्रतीक था साल वृक्ष की टहनी। तो साल वृक्ष की टहनी उन्होंने गांव में घुमाई, सभी गांव में, कि सभी लोग इकट्ठा हों और हम विद्रोह की एक रूपरेखा तैयार करें। तो उन्होंने साल वृक्ष की टहनी, साल वृक्ष की लिख देता हूं मैं, साल, ये लय मैं ठीक नहीं लिख पा रहा आज, साल वृक्ष की टहनी गांव में घुमाई और 30 जून 1855 को एक सभा बुलाई उन्होंने। 30 जून 1855 को कहां बुलाई? ये गांव है झारखंड के अंदर और इस गांव का नाम है भोगनाडीह।
यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिखें, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। भोगनाडीह, इस गांव में उन्होंने सभा बुलाई 30 जून 1855 को, और इसीलिए 30 जून को हर साल हूल दिवस, हूल, ये जो मैंने लिखा है ना, हूल दिवस भी मनाया जाता है। तो वहाँ सभा बुलाई, 400 गांवों के लगभग 6000 आदिवासी वहाँ पर इकट्ठे हुए, और उन्होंने जो बाहरी लोग हैं, यानी जो विदेशी शासनकारी हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको वहाँ से भगाने के लिए और विदेशी शासन को समाप्त कर सतयुग की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर विद्रोह करने का निर्णय लिया। सतयुग का मतलब न्याय और धर्म पर आधारित स्वयं का शासन स्थापित करने का उन्होंने निर्णय लिया। और उन्होंने एक नारा दिया, उनका नारा क्या था, अपना देश अपना राज, ये उन्होंने नारा दिया, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना वगैरह भी भेजी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में विद्रोह की शुरुआत इनकी जो होती है वो 7 जुलाई को विद्रोह शुरू होता है। 10 जुलाई को ये सन है 1855, 7 जुलाई को विद्रोह शुरू होता है। 10 जुलाई को ये एक अंग्रेज मेजर को हरा देते हैं, मेजर बर्रो, जिसका नाम है बरो, वैसे अंग्रेजी में बर्रो, BURROUGH, ये है मेजर बरो, इनको हरा देते हैं। और जो विद्रोह के नेता हैं, विद्रोह के मुख्य नेता हैं, आपने नाम सुना होगा सिद्धू, या इसको सिद्धू बोलते हैं, सिद्धू, या इसको आप क्या बोलेंगे, ये ओ की मात्रा है, धै है नीचे से, या इसको सिद्धो, और एक इसका भाई कान्हू, ये मुख्य नेता है। वैसे इसके 2 भाई और थे, वो भी विद्रोह में भाग ले रहे थे, चांद और भैरव, इनके ही भाई हैं, चांद और भैरव, 6 भाई बहन थे ये, चांद भैरव नहीं है, चांद और भैरव 2 भाई हैं। एक इनकी बहन थी फूलो, और एक थी झानो। तो फूलो और झानो वो भी विद्रोह में शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से विद्रोह है सिद्धू और कान्हू, वो 2 कर रहे थे। तो बाद में विद्रोह के दौरान इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को मार दिया जाता है और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो इन्होंने काफी बड़ा विद्रोह किया था। हालांकि विद्रोह के दौरान क्या हुआ उसका विवरण अपनी इस पुस्तक में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। हालांकि शुरुआत में इन्हें कुछ सफलता भी मिली, इन्होंने काफी अंग्रेजों को मारा भी, उनके जो थाने वगैरह उनको लूटा भी, और एक मेजर को इन्होंने परास्त भी किया। लेकिन बाद में ये हार गए, सिद्धू और कान्हू को पकड़कर मार दिया गया था। इनके गांव उजाड़ दिए गए, 15,000 से ज्यादा संथालों को मार दिया गया। तो काफी ब्रूटल था ये, काफी उन्होंने एक दमन किया संथालों का। उसके बाद में ये धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था संथाल विद्रोह। देखिए कैसे पहाड़ियां लोगों को संथालों ने पीछे हटवाया, और कैसे फिर संथालों को खुद को लगने लगा कि अब हमारे ऊपर भी खतरा है। हमारी जिन जमीनों को हमने जंगलों को जला जलाकर इतनी मेहनत से यहाँ पर खेतियों की जमीन बनाई है, ये जमीन हमारे हाथों से धीरे धीरे निकलती जा रही है। तो फिर उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये जानकारी है। अब इसमें कुछ जानकारी दे रखी है कि 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र, 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। अभी उस समय तो ये बंगाल है, अभी हम देखेंगे तो भागलपुर आपको बिहार में दिखेगा और बीरभूम आपको पश्चिम बंगाल में दिखेगा। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उनमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उनके लिए संथाल परगना नया डिवीजन बना दिया गया 5500 वर्ग मील के इलाके में। अब पीछे जो चित्र रह गए उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, किससे संबंधित चित्र थे। यहाँ तो हमने देख लिया था, ये एक चित्र दिया गया है, देखिए विद्रोह से संबंधित चित्र है कि संथाल लोग विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उसकी फोटो दी गई है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के बारे में बात हो रही थी। तो पहले इस शब्द का मतलब समझेंगे तो आप इस पत्रिका के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ILLUSTRATED, इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है कि किसी भी बात को चित्रों के माध्यम से समझाना, आरेखों, उदाहरणों, चित्रों का प्रयोग करते हुए समझाना, तो उसको इलस्ट्रेटेड बोलते हैं। तो ये एक ऐसी पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी हफ्ते में एक दिन आती थी, इंग्लैंड में प्रकाशित होती थी, और उसमें चित्रों के माध्यम से समाचार प्रकाशित किए जाते थे, और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। हालांकि इसकी शुरुआत तो होती है 1842 से। 1842 में हर्बर्ट इंग्राम ने इसकी शुरुआत की थी। हर्बर्ट इंग्राम नाम के एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी, और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई। 1860 के दशक तक आते आते 3 लाख कॉपीज इसकी हर हफ्ते बिकने लगी, जो कि एक बड़ी संख्या थी उस समय के दौरान। लेकिन बाद में एक दूसरी अखबार आता है, दूसरी साप्ताहिक अखबार आता है द ग्राफिक, जो इसी में से निकले एक व्यक्ति ने शुरू की थी, द ग्राफिक। तो द ग्राफिक आने के बाद में द ग्राफिक ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, और ये 1869 में आता है द ग्राफिक। 1869 में ग्राफिक आने के बाद में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ इसकी
जो कॉपियां हैं वो कम बिकनी शुरू हो जाती हैं, यानी कम पॉपुलर हो जाता है। लेकिन उस समय काफ़ी पॉपुलर था, ये बहुत ज़्यादा बिका करता था। और उसमें भारतीय ये जो विद्रोह है इसके बारे में चित्र दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल लिया। जो गांव पहले नीरव और शांत दिखाई देते थे, यानी उनको पहाड़िया लोग तो क्या लगते थे, बर्बर लगते थे, असभ्य लगते थे और जो विद्रोह करते थे मारते थे, जबकि संथाल उनको शांत लगते थे। लेकिन इस विद्रोह के बाद में उनकी धारणा बदल गई, उनको पता चल गया कि संथाल भी विद्रोह करना जानते हैं। अब आगे ये दूसरा चित्र दिया गया है। संथालों के गांव जल रहे हैं और 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित एक चित्र है। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है, ये दर्शाने के लिए वो चित्र प्रकाशित किए गए। यहाँ पर ये देखिए संथाल कैदियों को, यहाँ पर ये अंग्रेज वगैरह घोड़े और हाथी पर बैठे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर हुक्का भी पी रहा है यहाँ पर भी, और ये संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856 में प्रकाशित। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार हैं। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है, विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजेय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। इंग्लैंड के लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि हम भारत में कितने ताकतवर हैं। बुकानन का विवरण। पहले बुकानन का जो विचार दिया गया है लेफ्ट साइड में, इसके बारे में उसके जो स्रोत, 3 स्रोत 4 नाम से जो यहाँ पर अपनी बुक में प्रकाशित किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। संथालों के बारे में बुकानन के विचार। नई जमीन साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं, यानी उनके रहने का तरीका उसको पसंद नहीं आया। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता है। झोपड़ियां छोटी और मैली कुचैली होती हैं। उनकी छत सपाट होती है और उनमें उभार बहुत कम होता है, यानी ऊपर की जो छत है झोपड़ियों की वो सपाट ज़्यादा होती हैं। कड़ुया के पास की चट्टानें। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, एक किनारे पर आ गया वहां पर वो, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट पत्थर आपने देखा होगा कि आपने अपने फर्श बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें लाल लाल फेल्सपार, क्वार्ट्ज और काला अब्रक लगा है। ये खनिज हैं और पत्थर जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि ये क्या उपयोग में आते हैं पूरी इनकी जानकारी देना तो मुश्किल होता है इस वीडियो के अंदर। वहां से ये जो काला अब्रक है, और इसको आपने नाम सुना होगा, अब्रक यहाँ लिख रखा है। आप ऐसे पढ़ते हैं किताबों में मोस्टली हमारे जो खनिज पदार्थ वगैरह आपने सोशल साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा, तो अब्रक या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं MICA। ये जो अब्रक है, अब्रक, ये इसी को अब्रक लिख रखा है, काला अब्रक, ब्लैक मिका। तो वहां से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्सपार, सफेद सा क्वार्ट्ज और काला अब्रक था। यानी इस प्रकार के चट्टानें वहां पर थी, इस प्रकार के खनिज पदार्थों वाली चट्टानें वहां पर थी। इसका विवरण वो अपनी डायरी में देता है। अब यहाँ कुछ और जानकारियां, बुकानन का ही विवरण है पूरा ही। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। यानी कोई वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कर्मचारी है, वही उसको पैसे दे रहे हैं। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। यानी उसके साथ नक्शे बनाने वाले और सर्वे करने वाले लोग और जो उसकी पालकी वगैरह उठाते थे, बहुत सारे बड़ा दल उसके साथ चलता था और इतने बड़े दल का खर्चा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी, क्योंकि वो सर्वे करने में, इन इलाकों की छानबीन करके जानकारियां देने में माहिर था। बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठित जो जानकारियां करता था, उसकी आवश्यकता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थी, इसलिए वो उसका खर्चा उठा रहे थे। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों को फौज के साथ किसी गांव में आता था तो तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। यानी जब भी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ किसी गांव में प्रवेश करता था तो उसको
ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के एक एजेंट के रूप में ही लोग देखते थे। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों और राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहां कहीं भी गया उसने वहां पत्थरों तथा चट्टानों, वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों और परतों को ध्यानपूर्वक देखा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको पशु पक्षियों की प्रजातियों के बारे में भी जानकारियां थी, इसको भूमि के बारे में भी जानकारी थी। वो भूमि का परीक्षण करके भी ये बता दिया करता था कि कौन सी भूमि कितनी उपजाऊ है। सर्वे भी कर लेता था, ये नक्शे वगैरह भी बना लेता था। और उसके साथ और भी बहुत से लोग रहते थे जो इसके निर्देशन में काम करते थे। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की कि कहां कहां खनिज पदार्थ खुदाई से प्राप्त करके उनसे लाभ उठाया जा सकता है। उसने लौह खनिज और अब्रक, ग्रेनाइट और साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। साल्ट पीटर आपने नाम सुना होगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया कि वहां के जो मूल निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कैसे लोहा बनाते हैं और कैसे वो नमक बनाते हैं। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उससे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है और वहां कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं, क्योंकि उसको जमीन का ज्ञान था कि किस जमीन पर किस प्रकार की खेती, किस प्रकार के पौधे लग सकते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। यानी उसकी प्राथमिकता है ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ कमा कर देना। क्या आवश्यक है इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा, कि इन आदिवासियों को यहाँ से निकालो या इनको खुद को खेती योग्य बनाओ कि वो खेती करे, मजबूर करो इनको, या इनको निकालो, इस जमीन पर खेती करनी जरूरी है। वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियां सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। उसने कहा कि यहाँ पर अच्छी जमीन है और बढ़िया जगह है, यहाँ पर खूब खेती हो सकती है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। टसर सिल्क आपने कभी पढ़ा हो तो, टसर सिल्क जो रेशम के कीड़े पालने से संबंधित है, रेशम के कीड़े से प्राप्त एक प्रकार का रेशम होता है, तो उसके लिए और लाख के लिए, लाख की आपने और नहीं तो चूड़ियाँ जरूर सुनी होंगी, लाख की चूड़ियाँ, वो भी लाख के कीट द्वारा, उसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है, जैसा मैंने अभी आपको रेशम के बारे में बताया था, तो वो भी एक कीड़े के द्वारा स्रावित पदार्थ से बनता है। एक रालदार पदार्थ होता है जो वार्निशिंग के काम में भी आता है, लकड़ी के ऊपर मतलब वार्निश करके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको चमकदार बनाने के लिए या किसी प्रकार का रंजक बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए इसका उपयोग होता था। तो उसने कहा कि टसर और लाख की आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। यानी ताड़ के और महुआ के पेड़ यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, जिससे हमें अधिकाधिक लाभ मिले। तो ये बुकानन का वर्णन था, खासतौर से बुकानन के बारे में यहाँ जिक्र था। पहाड़िया लोगों को किस प्रकार से पीछे धकेला गया और किस प्रकार से संथालों ने उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया और कैसे वो अंग्रेजों की एक रणनीति थी। और उस रणनीति में फिर संथाल लोगों को भी लगा कि धीरे धीरे ये हमारी ज़मीन नहीं, ये ज़मीन उनकी ही होती जा रही है, हमसे टैक्स बढ़ता जा रहा है। जो जमींदार लोग हैं, साहूकार लोग हैं, वो हमसे जो कभी कभार उधार धन लेना पड़ता है या जो समय पर टैक्स नहीं चुका पाते, उसके बदले में जो जमीन छीनते हैं, ये तो काम बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए हमें विद्रोह करना होगा। तो वो विद्रोह करते हैं। उस विद्रोह की मैंने आपको जानकारी दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के बाद आएगा। धन्यवाद।